हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का अध्याय वास्तविक संख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय के प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले हम वास्तविक संख्या होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या में जाने से पहले हम पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। कि 9th क्लास में आपने संख्या पद्धति में पढ़ा है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। कि पूर्णांक संख्या वे संख्याएं हैं जो शून्य से स्टार्ट होती है और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों साइड। अगर धनात्मक साइड पक्ष कर दे तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक के अनंत तक जाएगी, और इसका ऋणात्मक पक्ष 1, 2, -2 ये भी कहां तक आएगा, -इनफाइनाइट, अनंत तक। यानी कि वे संख्या है जो शून्य से स्टार्ट होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या होती क्या है। तो पूर्ण संख्या का अगर समुच्चय बनाए हम तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो शून्य से स्टार्ट होती है और धनात्मक पूर्णांक होती है। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है तथा धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्याओं का ये वाला। ठीक, तो पूर्णांक संख्या क्या हो गई कि जो शून्य से स्टार्ट होती है और धनात्मक पूर्णांक होती है, जो 0, 1, 2 या आगे बढ़ते बढ़ते अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद हम प्राकृत संख्या में आते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और धनात्मक पूर्णांक होती है, 1, 2, 3 डैश डैश जैसे कि भी कहां तक के अनंत तक। अनंत मतलब इनफाइनाइट। यानी कि प्राकृत संख्या क्या है कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। यानी कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का ये वाला पक्ष, ये सब। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है और धनात्मक पूर्णांक होती है। उसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप की होती है और Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वे संख्या है जो P/Q के रूप की होती है और Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 कभी नहीं चाहिए। अब हर में 0 कभी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग करेंगे तो क्या आता है, अनंत आता है, और अनंत को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या के P/Q वाले रूप में Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हुई परिमेय संख्या। उसके बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्या कि वे संख्या है जो इस तरह करनी के अंदर होती है, जैसे करनी 2, करनी 3, पाई, और ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती होता है। अब देखिए यहाँ पे कई लोग बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करनी 4 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रखना है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे करनी 4 2 का वर्ग, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। करनी के अंदर इसका मतलब ये नहीं कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम आते हैं वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या के अगर परिवार के बारे में बात करें तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं हैं जिसके अंतर्गत, यानी इस वास्तविक संख्या के परिवार में पूर्णांक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, इन सभी संख्याओं के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसे हम यहाँ पे इस समुच्चय को परिमेय
अपरिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए परिमेय और अपरिमेय क्यों शामिल करें, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्या आती है। क्योंकि अगर हम परिमेय संख्याओं का अगर समुच्चय बनाए यहाँ पे, तो ये भी माइनस इनफाइनाइट से -2, -1, 0, 1, 2/3 ऐसे अपॉन वाली बहुत सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाती, यानी कि प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो इस समुच्चय में हम पूर्ण पूर्णांक प्राकृत ना लिखते हुए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। यानी कि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्या, यानी कि प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृत पूर्ण या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक में देखिए कोई भी संख्या p अपान q के रूप में नहीं है। इसी तरह क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? अब देखिए प्राकृत संख्या पूर्ण हो सकती है क्या? प्राकृत संख्या का समुच्चय देखिए 1, 2, 3 कहां तक के अनंत तक है, तो ये जो अनंत तक के नंबर है 1 से लेके वो इस पूर्ण संख्या के अंतर्गत है। इसका मतलब ये है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दे कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखिए इसका जो 0 है वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर हम पूर्णांक और पूर्ण में अगर संबंध बनाए कि क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, तो देखिए पूर्ण संख्या के जो अवयव है यहाँ पे जो संख्या है 0 से लेके अनंत तक वो इस पूर्णांक के अंतर्गत आ रही है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक है, मतलब पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है। लेकिन क्या पूर्णांक पूर्ण हो सकती है क्या? तो देखते हैं हम पूर्णांक पूर्ण हो सकती है। देखिए पूर्णांक में ये जो धनात्मक वाला ऋणात्मक वाला ये जो पक्ष है वो पूर्ण के अंतर्गत नहीं है, इसलिए पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकती। इसी प्रकार क्या पूर्णांक प्राकृत हो सकती है क्या? देखिए प्राकृत 1 से स्टार्ट है, लेकिन इसका ऋणात्मक वाला पक्ष 0 प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं है, मतलब पूर्णांक प्राकृत नहीं हो सकती। लेकिन क्या प्राकृत पूर्णांक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या का 1, 2, 3 ये इस पूर्णांक संख्या के अंतर्गत है, इसलिए प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। उसके बाद हम इस अध्याय की प्रश्नवाली स्टार्ट करने के पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड इस प्रमेय का से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अध्याय में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए संख्याओं का HCF या LCM हमको ज्ञात करने को इस अध्याय में पूछता है। तो हम ये देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। यदि दो धनात्मक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक तो क्या होता है 0 से प्रारंभ होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कोई भी संख्या हो सकती है जिन्हें A और B के रूप में यहाँ दर्शाया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी आद्वितीय पूर्ण संख्या है। ऐसी आद्वितीय पूर्ण संख्या मतलब देखिए पूर्ण संख्या, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ पूर्ण संख्या मतलब इसको नोट करना है, और आद्वितीय का मतलब होता है कि उनके जैसे दूसरी कोई ना हो। तो आद्वितीय पूर्ण संख्या देखिए पूर्ण जो लिख दिया इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण संख्या में धनात्मक पूर्णांक ही आएंगे, यानी कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी आद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए A बराबर BQ प्लस R, ये जो प्रमेयिका बनी यही प्रमेयिका जो होती है क्या कहलाती है, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम कहते हैं, जहां R का जो मान होता है 0 लेस और इक्वल टू R लेस देन B, मतलब R का मान 0 और B के बीच रहेगा, यहाँ जो B दिया हुआ है। अगर इस प्रमेयिका को अगर हम हिंदी में लिखे तो 9th में आपने देखा था यहाँ जो ये A और जो B है, यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक बोला है
ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यानी कि यहाँ पे जो a है वो भाज्य है, यानी जिस संख्या में क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। भाजक जिससे भाग किया जाएगा वो b है। q जो है भागफल को दर्शाएगा और r जो है रिमाइंडर मतलब शेषफल को दर्शाएगा। और शेषफल का मान कभी भी ये जो भाजक है इससे कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये थी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका को सभी लोग वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक ले और ये सारी चीजें नोट कर ले। इससे ही रिलेटेड हम अब प्रश्न वाली 1.1 के क्वेश्चंस को करते हैं। प्रश्न वाली 1.1। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना, यहाँ पे दो संख्या थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए। तो हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए हम इनको हल करते हैं। हल लिखना स्टार्ट करें। हल यहाँ पे देखिए जो 225 है ग्रेटर देन 135, मतलब यहाँ पे 135 से 225 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका है उसका उपयोग करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पे भाग विधि लगाते हैं और हम प्रमेयिका को उसके रूप में लिख देंगे। ये प्रमेयिका क्या है, a बराबर BQ प्लस R। अब हम 135 को का भाग 225 में देते हैं। तो देखिए 135 का भाग 225 में करेंगे। 135 का पढ़ा ऐसे पढ़ो 225 से ज्यादा ना हो। तो 135 दूनी हमारा होता है 270, जो 225 से ज्यादा है तो ये एक ही बार जाएगा। तो ये हो गया 135, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा 2। अब 2 में से 3 तो नहीं घटता तो यहाँ से किसी ने उधार मांगा, ये बन गया 12। 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए बचा 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0। ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में देखिए ये जो 225 है जिसमें भाग दिया गया है वो ये a है, यानी कि भाज्य है। तो a की जगह हमने लिख दिए 225। b जो है भाजक किससे भाग दिया गया, 135 से भाग दिया गया। गुणित भागफल क्या आया, 1 आया, प्लस शेषफल कितना आया, 90 आया। ये प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। तो ये पहला स्टेप था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पहले स्टेप का पूरा मान रखिए, उसके बाद हम पुनः इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब 90 का भाग जो यहाँ पे था भाजक उसमें दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए 90 भागित 135। अब 90 का पहाड़ा ऐसा पड़ी कि 135 से ज्यादा हम, तो 90 दूनी क्या हो जाता है 180, ज्यादा हो जाता है तो हम कितने बार भाग जाएगा, एक ही बार जाएगा कि 90 एकम 90, यानी कि 90। 5 में 0 गया, 5 बचा, 13 में से 9 गया बचा 45। ये हो गया दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप में देखिए अब यहाँ पे जो 135 है वो किसकी जगह हो गया, a की जगह हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, भाज्य बन गया। यानी कि ये दूसरी स्टेप जो हो गई ये हो गई 135 बराबर भाजक क्या हो गया यहाँ पे 90, यानी कि 90 हो गया, गुणित भागफल जो आया यहाँ पे भी क्या आया 1, धन शेषफल क्या बचा 45, यानी यहाँ भी अभी क्या है, शेषफल क्या है, अभी 0 नहीं हुआ है। जब तक ये शेषफल 0 ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जहां पे भी शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वहां पे जो भाजक आएगा वही 225 और 135 का क्या होगा, HCF होगा। इस प्रक्रिया को पुनः जारी रखते हैं हम। अब 45 का भाग 90 में पुनः दिए,
ये तीसरा स्टेप। अब देखिए 45 दूनी क्या हो गया 90, 0 0 यानी शेषफल क्या आ गया 0। ये तीसरा स्टेप था। तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया में पुनः इस स्टेप का मान रखे, देखिए एक ही जगह क्या हो गया यानी भाज्य क्या हो गया 90 यानी 90 बराबर भाजक क्या हो गया यहाँ 45 गुणित भागफल कितना आया 2 और शेषफल r की जगह क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि जहां शेषफल 0 आ जाए वहां पे ये जो भाजक रहता है 45 जो बचा यही क्या कहलाएगा 225 और 135 का HCF। तो अतः HCF किसका 225 और 135 का कितना है 45 है। तो इस तरह हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके 225 और 135 का क्या निकाले HCF निकाले। इसी तरह आप 196 और 38,220 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए।